समकालीन हिंदी कथा जगत के वरिष्ठ एवं प्रसिद्ध लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी सुनिए, एक उजली शुरुआत। ये कहानी उनकी कहानी संग्रह प्रतिनिधि कहानियाँ जो आधार प्रकाशन से प्रकाशित है से ली गई है। प्रस्तुत है कहानी कोई उजली शुरुआत। इधर आपका ख्याल मेरे मन से जाता ही नहीं है। मैं आपके और सिर्फ आपके करीब रहना चाहता हूँ और आप कहीं भी नहीं हैं। आपको गुजरे हुए 3 महीने होने को आ रहे हैं। आप सर्दियों की एक रात में चले गए। माँ अपने कमरे में थी और मैं अपने कमरे में। सुबह उठने पर हमने जाना कि आप रात की किसी घड़ी में अपने आखिरी प्रवास पर निकल गए। इस यात्रा के पहले भी आपने किसी को कष्ट नहीं पहुँचाया। बहुत पहले जिस तरह बाहर जाने के लिए आप अपना ट्रंक और होल्डाल खुद तैयार कर लिया करते थे, अपने कपड़े की इस्त्री किया करते थे, यात्रा के लिए किताबों को चुनते रखते थे, उसी तरह उस रात भी मच्छरदानी आप नहीं लगाई, बाथरूम की बत्ती बुझाई और गेट पर ताला लगाया था। कितनी कितनी बातें हैं जिन्हें आपसे कहना चाहता रहा था। आपके सामने बोलने के लिए एक वाक्य भी नहीं बना पाता था। आप कितना संभल संभल कर बोलते रहे थे। आपके सामने कुछ भी गैर ज़रूरी अर्थहीन कहना ठीक नहीं जान पड़ता था। आप खुद अध्यापक होने के बावजूद सही बात के लिए उचित शब्द के लिए बोलते बोलते रुक जाते थे। आपने अपना 65 वर्षों का जीवन किताबों के बीच अंग्रेज़ी, विज्ञान और गणित के साथ बिताया और ये तीनों ही विषय ऐसे रहे जिनमें मेरी कभी भी दिलचस्पी नहीं बनी। मैं इन्हीं विषयों में कमज़ोर बना रहा। इन विषयों में मेरी असफलताएं ही मेरी असफलताओं और आपकी निराशाओं का कारण बनती रही। मैं जयू, आपका इकलौता लड़का, अपनी उम्र के 35वें बरस में भी आपकी पीड़ा और शर्म का कारण बना रहा। ना मैं ठीक से पढ़ पाया और ना ही मैंने किसी नौकरी से खुद को जोड़ा। आपकी मामूली पेंशन और सेवानिवृत्त होने के बाद भी आपका ट्यूशन लेना हमारे परिवार का संबल बना रहा। आप अपना मकान नहीं बना सके। आप इलाज के लिए सरकारी डिस्पेंसरी में जाते रहे। आखिरी तक आप सब्जी भाजी के लिए पैदल ही बाज़ार जाते रहे। आपके पास अपनी साइकिल तक नहीं रही। जिस ट्रांजिस्टर पर आप न्यूज़ सुनते रहे उसे आपकी एक छात्रा ने मैट्रिक में मेरिट में आने पर आपको उपहार में दिया था। आपने जो भी थोड़ा बहुत अपने ऊपर खर्च किया वो किताबों पर रहा, डिक्शनरियों और इंसाइक्लोपीडिया पर रहा। मुझे याद आता है बहुत पहले मैं कुछ नशे की हालत में देर रात में घर लौटता रहा था। आप मेज़ पर किताब रखे हुए बैठे रहते। टेबल लैंप की रोशनी में मैं खिड़की से आपको देखा करता। माँ दरवाज़ा खोलना नहीं चाहती थी पर मैं दरवाजे पर दस्तकें देता और आप दरवाज़ा खोल देते। आपके मुंह से एक शब्द भी नाराज़गी का नहीं निकलता। आप किसी पेड़ या पक्षी की प्रजाति के बारे में, किसी शब्द की उत्पत्ति के विषय में या नक्षत्र मंडल में घट रही किसी घटना को लेकर कुछ कहने लगते। फिर आप अपनी किताब पर लौटते और मैं रसोई घर में जहाँ मेरा खाना रखा होता। आप अपनी बीमारी के दिनों में भी सरकारी डिस्पेंसरी की लंबी कतार में खड़े हुए पंक्ति तोड़कर सामने आ रहे लोगों से कुछ भी नहीं कहा करते थे। मैं पड़ोस की बेंच पर बैठा हुआ कुढ़ता रहता और मैं कुछ कहता तो आप मना करने लगते। मैं लौटकर माँ को बताता। माँ भी आपके भोलेपन पर नाराज़ होती। गाइड्स लिख लिख कर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले दूसरे अध्यापकों का जिक्र करती। आपके कम ही छात्रों को ट्यूशन देने, उन पर इतना इतना वक्त गंवाने और इस तरह आपकी आर्थिक तंगी के लिए आपको ही जिम्मेवार बताने का सिलसिला शुरू करती। आप शांत बने रहते। अपनी मेज़ पर कांच के नीचे दवाइयों की पर्ची रखे रहे होते या पलंग पर लेट अपनी आंखों में ड्रॉप डाल रहे होते। मैंने शायद ही कभी आपको अपने आप को बचाते हुए अपने पक्ष में कुछ बोलते हुए सुना था। मुझे आश्चर्य होता है और तसल्ली भी कि हमारे अभावों के बीच अपनी बीमारी और माँ की आक्रामकता के बावजूद आप शांत, जिम्मेदार, गंभीर और सहनशील ही बने रहे। उम्र के साथ साथ आपकी सहनशीलता बढ़ती ही गई। आप चुनौतियों को झेलते रहे, आप तकलीफ़ों से लड़ते रहे और एक मैं था जीवन की हर चुनौती से भागता हुआ, थकता और हारता हुआ। मैं आपका पुत्र ना बन सका। आपका बड़प्पन हमेशा ही मुझे अपने छोटेपन की याद दिलाता रहा। उस वक्त आप गांव के स्कूल में पढ़ा रहे थे। वहीं आपने किसी से संस्कृत सीखना शुरू किया था।
वहीं आपकी बागवानी में दिलचस्पी जागी और आप बाग बगीचों के लिए ज़रूरी मेहनत में डूबने लगे। आपके कमज़ोर फेफड़ों से वो सब सहा नहीं गया। आप जनवरी में घर लौट आए। घर में आपके लिए न गर्म बिस्तर था और ना ही आपके गर्म कपड़े। मैं 12 बरस का रहा हूँगा। एक दिन मुझे बस और बैलगाड़ी से आपके गांव जाना पड़ा, आपके बिस्तर और कपड़ों को लाने के लिए। गांव के आपके उस कमरे में खड़े हुए पहली बार मेरी आंखें आपके बारे में सोचते हुए डबडबाई थीं। आप कितना सह सकते थे, आप कितना ज़्यादा संघर्ष कर सकते थे। शायद केरोसिन ख़त्म हो गया था और मैंने आपके कमरे के एक हिस्से में ईंटों से बने चूल्हे के नीचे अधजली लकड़ियाँ और राख और चूल्हे के ऊपर खिचड़ी से भरी देगची रखी देखी थी। मैं उस बंजारे चूल्हे को कभी नहीं भूल सकूँगा। उस वक्त ही मैंने पहली बार विदर्भ के किसी गांव को, उसमें रह रहे लोगों के जीवन को पहली बार देखा था। यह 1972 के आसपास के दिन थे और तब आज की तरह किसानों की आत्महत्याओं की खबरों का लंबा सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। गांव से लौटने के बाद से मैंने अपनी पढ़ाई पर खूब ध्यान देने, अपने लिए कमज़ोर विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत करने, घर के छोटे छोटे कामों में मदद करने का बेहतर प्रयत्न किया था। ये वे दिन रहे जब आपने मुझे महाभारत और रामायण की कहानियाँ सुनाना शुरू किया था और मेरे साथ साथ माँ भी उन कहानियों को सुनने के लिए आपके कमरे में आती रही थीं। फिर आप गांव लौट गए। परीक्षाएं करीब थीं। आपके जाते ही एक तरह के अकेलेपन ने मुझे घेर लिया और मैं फिर अपनी पढ़ाई से दूर होता चला गया। पर यही वो वक्त भी रहा जब मैंने मिशनरी के एक प्रेस में बुक बाइंडिंग के काम से कुछ पैसे कमाए थे। अम्मा और आपके लिए चादरें, तौलिए और रुमाल खरीदे थे। आपने चीज़ें स्वीकार तो कर ली थीं, लेकिन प्रेस में काम न करने, पढ़ाई पर ही ध्यान देने का आग्रह भी किया था। इन सबको घटे हुए भी 22-23 साल हो गए। इन बरसों में क्या क्या नहीं हुआ। इन बरसों में आपने कितनी कितनी मुसीबतों का सामना किया। बीमार होते रहे, अस्पताल में महीनों गुजारते रहे। आपकी नौकरी से रिटायर होने का वक्त आ गया। मैं बेरोज़गार ही बना रहा। मैं अपना परिवार न बसा सका और इस तरह आधे अधूरे काम और टूटते बिखरते सपनों के साथ हमारा परिवार अपनी ज़िंदगी जीता चला गया। आपकी पिछली गर्मियाँ भी, आपके जीवन की आखिरी गर्मियाँ भी अस्पताल में ही बीती। मैं साइकिल से सुबह शाम आपके वार्ड में आता रहा। वार्ड की अपनी पलंग पर लेटे हुए आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहते। एक दोपहर आप अपनी कमीज़ के फटे हिस्से को ठीक कर रहे थे। माँ ठीक कर देगी, मैंने टोका था। मैं सीखना चाह रहा हूँ, आपने कहा था। बहुत बहुत पहले मेरे बचपन के दिनों में आप घर के कपड़ों को इस्त्री किया करते थे, जूते चप्पलों को पॉलिश किया करते थे। कभी कभार मैंने आपको आंगन में पेड़ पौधों को लगाने की कोशिश करते हुए भी देखा था। अपने पड़ोस में पेड़ के होने की बात ही कुछ और है, आप कहा करते थे। पहले घर तो अपना हो, माँ उल्हाना देती। घर तो घर है, चाहे अपना हो या किराए का। पेड़ किसी का नहीं होता। आपसे कौन जीत सकता है, माँ चिढ़ने लगती। और आपको किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं रहती। आप जितना मिलता, जो भी मिलता, उससे अपने आप को सहजता से संवारते रहते। आपके फादर कुछ अलग ही हैं, वो सांवली नर्स कहती। क्या उनसे कोई भूल हो गई, मैं पूछता। मुझसे भूल हो गई? कैसी भूल? वे इतने बड़े इंसान हैं, इसे मैं इतने दिनों बाद जान रही हूँ। उसी सांवली उड़िया भाषी नर्स ने मुझ में दिलचस्पी लेनी शुरू की थी। वो अपने शहर में अपनी बिटिया के साथ रह रही थी। शायद तलाकशुदा थी या विधवा, ये जान सकूं, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए थे। मेरे 35 बरस की उम्र में भी बेरोज़गार होने की बात ने उसे निराश किया होगा। मुझे अस्पताल की बेंच पर किताबें पढ़ते हुए देखती रही थी और सोचती रही थी कि मैं भी आपकी तरह अध्यापन करता हूँ। वहीं अस्पताली बेंच पर मैंने कुछ कविताएं भी लिखी थीं और पहले उस नर्स को और बाद में आपको पढ़कर सुनाई थी। तुमको इनको बार बार लिखना चाहिए, आपने कहा था। एक ही कविता को? मैं चौंका था। शायद कविता बड़ी मेहनत मांगती है। कैसी मेहनत? घर में कुछ किताबें कविताओं की भी हैं, तुम उन्हें पढ़ सकते हो। मुझे कौन सा कवि होना था, पर आपकी हिदायत को अनसुना भी नहीं करना था। मुझे अस्पताली दोपहरों का खालीपन सताता था। अस्पताल के सामने सिनेमा घर था और एक दो बार मैंने वहीं फूहड़ किस्म की अत्यंत अश्लील फिल्में भी देखी थीं। वहाँ कुछ दोपहरें उस नर्स से बतियाते हुए, भुवनेश्वर के उसके जीवन के बारे में सुनते हुए भी बीती थीं।
जानना चाहो तो हर आदमी का जीवन कितना दिलचस्प होता है और कितना कठिन भी। उड़ीसा की वो लड़की बड़ी प्राइवेट कंपनी की नौकरी के लालच में हमारे शहर आई थी। किसी ने उसे छला था। कुछ महीने तक उससे अपना दिल बहलाता रहा था। बाद में वो लड़की नर्स बन गई। मैं उसकी लड़की के पिता के बारे में कभी नहीं जान सका। जान पाता तो क्या उस नर्स और उसकी बिटिया की ज़िंदगी की किसी त्रासद आयाम को देख नहीं लेता। बाबा, मैं आपको ही कहाँ जान सका। अब आप नहीं रहे हैं, तब आप पर मन इतना ज़्यादा लौटता रहा है, इतना ज़्यादा ठहरता रहा है। मैं आपके जीवन की मामूली से मामूली घटना को भी पढ़ना समझना चाह रहा हूँ। मुझे आपकी चाल याद आती है और आपके हंसने की आवाज़ भी सुनाई देती है। मुझे आपका मेज़ के करीब पढ़ते हुए बैठे रहना याद आता है और अपने छात्रों को घर की दीवार पर टंगे ब्लैक बोर्ड पर कुछ समझाना। आपको याद किए जाने का सिलसिला कुछ इतना गहराया कि आपकी मृत्यु के पहले के 2 घंटे, उस वक्त की आपकी बेचैनी, उस वक्त की आपकी खामोशी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। क्या आप जान गए थे कि कार्तिक की अमावस्या की वो रात आपकी आखिरी रात है? क्यों उस दोपहर में आप माँ को भीष्म पितामह के अस्थि विसर्जन के वक्त में गंगा के विषाद के बारे में बता रहे थे? उसी शाम आपने मुझे पास बुलाकर मेरी कमीज की खुली बटनों को अपने हाथ से लगाया था। मैं वही हूँ जहाँ आप रहे थे, यहाँ नहीं रहूँगा। तब शायद आपको छोड़ने की, आपसे अलग होने की शुरुआत कर सकूँगा। यहाँ कितना कुछ है जो आपकी याद दिलाता चला जाता है। सिर्फ आपकी देह नहीं, किंतु आपका सब कुछ है। आपका सब कुछ कितना ज़्यादा है। मैं फलों की किसी गुमटी पर लटके हुए अनार देखता हूँ और आपको अनार का रस पीते हुए पाता हूँ। कहीं किसी तार पर किसी के कपड़े और चादरें सूखती रहती हैं और मुझे आपका अपने बिस्तर की सलवटों को ठीक करते रहना याद आता है। माँ साथ में नहीं होती, इस तरह हताश और हताहत नहीं रहती तो मैं कुछ दिनों के लिए उस मकान, उस मोहल्ले और उस शहर से निजात पा लेता जहाँ आप रहते आए थे। दूसरा शहर, दूसरा परिवेश शायद मुझे आपसे कुछ दूर भी ले जाता। माँ सिर्फ उदासी नहीं, बीमार भी रहने लगी हैं। आपका जाना हम दोनों के जीवन में कितनी कितनी खाली जगह, कितनी ज़्यादा चुप्पियाँ, कितना सारा अवसाद छोड़ गया है। आप थे तो घर में ज़िंदगी की एक तरह पहचानी सी धुन बजती रहती, एक तरह का जीवन का पैटर्न खड़ा रहता। घटनाएं एक निश्चित तयशुदा वक्त पर घटती रहती। सुबह सुबह देगची में दूध उबलता। आप हमारे नहाने के लिए पानी की बड़ी सी देगची को चूल्हे पर चढ़ाते। 9 बजे के आसपास आपके छात्र आ जाते। दोपहर में आप अपने ट्रांजिस्टर पर न्यूज़ सुनते। शाम का आपका वक्त अखबार पढ़ने का होता और इस तरह घर अपनी निरंतरता में खड़ा रहता, बना रहता। अब माँ बीमार हैं और मैं कभी भी अपने रूटीन में समय का पाबंद नहीं रहा हूँ। इससे घर का अपना स्वभाव टूटा है। घर की अपनी दिनचर्या लड़खड़ाई है। घर की चीज़ें निश्चित जगहों पर रहनी चाहिए। आप कहते आए थे। आप मेरी कमीज़ों को कुर्सियों और दरवाज़ों से हटाकर अलगनी में टांगते रहे थे। माँ अखबार को कहीं भी छोड़ देती और आप पुराने अखबारों को एक जगह पर रखने का प्रयत्न करते रहते। आपके कमरे में आ रही चिट्ठियों को रखने का एक जूट का बैग टंगा रहता। बीच बीच में आप उस बैग से गैर ज़रूरी पत्रों, बिलों आदि को फाड़कर आग में झोंकते रहे थे। आप व्यवस्था, तरतीब और सुरुचि के इतने आदी बने रहे और मैं कभी भी चीज़ों को ढंग से रखने, उनको संभालने संवारने का अभ्यस्त नहीं रहा। कोई तो ऐसी शाम मुझ में होती कि मैं कहीं से भी आपका पुत्र होने का हक हासिल कर पाता। जिन दोपहरों में मैं कविताएं लिख रहा था, उस सांवली नर्स से संवाद बना रहा था, उन दोपहरों में ये भी मेरे साथ रहा था कि कविताएं ठीक ठीक बन पाती हैं, बाबा को अच्छी लगती हैं, तो ये सब मुझे आपके करीब ले जाएगा, मुझे आपसे जोड़ने का अवकाश प्रदान करेगा, मुझे कुछ ऊपर उठने, अपने से बाहर जाने का अवसर दे सकेगा। पर वहाँ भी मेरे दुर्भाग्य ने मेरा दामन नहीं छोड़ा। मैं ठीक ठीक कविताएं नहीं लिख पाया। आपने कितना ठीक कहा था कि एक भी अच्छी और सच्ची कविता लिखना उतनी सरल बात नहीं है जितना मैं समझता रहा था। कविता का अपना जीवन था और वो उसे कवि के जीवन से खींचना संवारना चाहती थी। निराला को आप पसंद करते रहे होंगे। आपकी रैक में निराला की किताबें पुरानी पीली पड़ चुकी थीं। उनके हाशिए पर आपके फाउंटेन पेन से लिखे हुए शब्द थे। अब किसी दिन आपको याद करने के इन दिनों में से किसी एक दिन मैं निराला की उन किताबों को दोबारा पढ़ने की शुरुआत करूँगा। एक नई शुरुआत, आपको भी पढ़ने की एक दूसरी तरह की शुरुआत, कोई ऐसी शुरुआत
जिसे आप मेरे भीतर देखना चाहते रहे थे, जिसकी आप प्रतीक्षा करते रहे थे बाबा। अब मैं ज़रूरी सचमुच में ऐसी किसी शुरुआत से अपने आप को पूरी तरह जोड़ना चाहूँगा। यही मेरे लिए ज़रूरी रहेगा। शायद इसी तरह मैं अपने आप को पा सकूँगा। कितना अजीब है कि आप अपनी आखिरी सांस तक मेरे पिता होने का प्रयत्न करते रहे और मैंने कभी भी आपका पुत्र होने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। अब हमने आपकी उस तस्वीर को पहले कमरे में टांग दिया है जिसमें आप बादाम के पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। माँ बताती हैं कि ये तस्वीर गर्मियों के दिनों की है। इन गर्मियों में ही आपने अध्यापन शुरू किया था और पहली बार एक मकान किराए पर लिया था। अपनी कमाई से पहला किराया चुकाने, अपने पैसों से सीलिंग फैन खरीदने से आप खुश हो रहे थे और आपके एक मित्र ने ये तस्वीर खींची थी। शायद आपकी यही एक तस्वीर हमारे पास है, पर वैसी कितनी ही तस्वीरें हैं आपकी हमारे भीतर। ऐसी हर तस्वीर में आप कितने जीवंत हैं, कितनी ज़्यादा निष्ठा और जिज्ञासा से भरे हुए, कितना कितना जीवन और कितनी सारी चुनौतियाँ लिए हुए। बाबा, कभी मुझे बताना कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता रहा है कि हमें आदमी की परख, आदमी की पहचान उसके ना रहने पर ही होती है। हम क्यों नहीं किसी को उसके जीवित रहते ही समझ पाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये सवाल आप तक पहुंचेगा। मेरे सवाल ही नहीं, मेरी प्रार्थनाएं भी आप तक पहुंचेंगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहूँगा, कुछ ऐसा जो मुझे आपका पुत्र कहलाने का हौसला दे सके। मैं भावुक नहीं हो रहा हूँ, ना ही ये आपके ना होने के बाद के अकेलेपन का प्रलाप है। इसे आपके आश्रित असफल बेटे का एकालाप भी ना समझें। ये सब कुछ, ऐसा सब कुछ मैं बहुत पहले से सोचता रहा था। आपको हमारे इलाके की मैसोनिक लॉज की बरसों पुरानी लाल दीवारों की इमारत की याद होगी। उसके आंगन में शीशम के पेड़ थे। शाम के अंधेरे में भी वहाँ कोई जाता नहीं था। शायद उसे लोग प्रेत का इलाका समझा करते थे। वहाँ के जंगली एकांत में मैं अपनी शामें बिताया करता था। मैं अपने बारे में, मेरे अपने परिवार और परिवेश से रिश्तों के बारे में सोचता रहता था। मैं खुद को अपने पास पड़ोस से कटा हुआ पाता था और ये बात भी मुझे पराजय के पीड़े प्रदेश में ले जाती थी। इन दिनों में ही माँ का घर में आने वाले ग्रामीण, बूढ़े और गरीब लोगों से संवाद, उनके जीवन को जानने के माँ के प्रयत्न, माँ का गांव से अपने चीज़ों को बेचने के लिए आने वाले लोगों की तकलीफ़ों को सुनना मुझे एक तरह की नई दुनिया देता रहा था। इनकी कौन सुनता है, माँ कहती। सुनने से क्या हो जाता है, मैं कहता। इन्हें लगता तो है कि किसी की इनके जीवन में दिलचस्पी है, इससे इन लोगों को तसल्ली भी मिलती होगी। ये ठीक जान पड़ता है। आप बारकरी संप्रदाय के बूढ़े बैरागी का पूरा भजन सुनते थे, उसे ठीक ठाक पैसा भीख में देते थे। माँ गांव से मसाला बेचने के लिए आते बूढ़े और सब्जी और मछली ले जाने वाली औरतों को सुनती थी। अपने परिवेश से आप दोनों ही कहीं ना कहीं जुड़े रहते, लोगों से मिलते रहते। बाहर के लोग आप दोनों से मिलने के लिए आते थे। मैं ही था जिसे मिलने कभी भी कोई भी नहीं आता था। मेरे कभी भी दोस्त नहीं बन सके। लाइब्रेरी हो या बाहर, मैं अपनी मेज़ पर अकेले ही पहुंचता रहा। शायद इसीलिए भी उस सांवली नर्स के साथ बातचीत की वे दोपहरें मेरे लिए इतनी अच्छी दोपहरें बनी थीं। अब मैं अपने आप से बाहर निकलना चाह रहा हूँ, अपनी ही कैद से खुद को मुक्त करने की लालसा लिए हुए। शायद इससे मैं कोई नई शुरुआत कर सकूँ, कोई ऐसी उजली शुरुआत जो मुझे आप तक ले जाएगी, आपकी अनुपस्थिति के एहसास से मुक्त करेगी। बाबा, मैं कोशिश करूँगा। मुझे विश्वास है कि मेरी इन कोशिशों में मुझे आपका साथ मिलेगा। आपका साथ जिसका मैं स्वप्न देखता रहा था और देखता रहूँगा। आपका साथ मेरी शुरुआत को उथली शुरुआत नहीं होने देगा। आपके सानिध्य से मैं अपनी एक उजली शुरुआत कर सकूँगा, शुरुआत जो उम्मीदें देती है और इस तरह ज़िंदगी और जीने के लिए ज़रूरी निष्ठा, जीवन के लिए ज़रूरी जिजीविषा। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी एक उजली शुरुआत। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा से। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।